लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। तारीख थी 7 फरवरी 1661। रात का वक्त था। आज के म्यांमार का अराकान शहर धू धू कर जल रहा था। पगोड़ा स्टाइल की इमारतों से आग की ऊंची लपटें उठ रही थी। इन्हीं जलते हुए महलों की तंग गलियों के बीच से एक शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसके साथ ही कुछ डरी हुई औरतें, रोते हुए छोटे बच्चे और उनके कंधों पर सोने जवाहरात से भरे बहुत भारी संदूक थे। यह इंसान कोई मामूली भगोड़ा या चोर नहीं था। यह भारत के सबसे ताकतवर मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था। यह वो शहजादा था जिसके पिता ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। इसका नाम था शाह शुजा। जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर था तब शाह शुजा बंगाल का बेताज बादशाह था। एक टाइम था जब इसके एक इशारे पर हजारों की फौज मरने मारने को तैयार हो जाती थी। लेकिन आज की रात इसके पीछे विदेशी सिपाही खूनी प्यासे कुत्तों की तरह लगे हुए थे। उस खौफनाक रात शाह शुजा अराकान के उन घने जंगलों में घुसा और फिर इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गया। ना कभी उसकी लाश मिली, ना उसकी कोई कब्र बनी और ना ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का वो बेहिसाब खजाना कभी वापस मिला। सवाल है कि आखिर उस रात अराकान के उन अनजान जंगलों में हुआ क्या था। यह इतिहास का वो डार्क चैप्टर है जो मुगलों की शान नहीं बल्कि उनके सबसे खौफनाक अंत की गवाही भी देता है। आज मैं आपको बताऊंगा शाह शुजा और उसके खोए हुए खजाने की पूरी कहानी। यह भी बताऊंगा कि आखिर क्यों शाह शुजा की कोई कब्र कभी नहीं बनी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। शाह शुजा की यह कहानी अराकान के जंगलों से नहीं बल्कि दिल्ली से शुरू होती है। अराकान शहर से कई साल पहले जब शाहजहां दिल्ली दरबार के तख्त पर बैठे हुए थे। लेकिन इस शानदार एम्पायर की एक कमजोरी थी। मुगल खानदान में यह नहीं तय था कि बादशाह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। यहां पर सिर्फ एक ही उसूल था, तख्त या तख्ता। यानी जो भाई तलवार के दम पर बाकियों को खत्म कर देगा वही गद्दी का वारिस बनेगा। शाहजहां के 4 बालिग बेटे थे। चारों के चारों एक ही तख्त को घूर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह शाहजहां का सबसे चहेता था। दारा हमेशा शाहजहां के साथ पहले आगरा और फिर दिल्ली के लाल किले में रह रहे थे। सबको लगता था कि अगला बादशाह वही बनेगा। दूसरा बेटा शाह शुजा था। ये कहानी इसी शाह शुजा की है। शाह शुजा दिल्ली की राजनीति से बहुत दूर बंगाल में बैठा हुआ था। तीसरा बेटा औरंगजेब था। वो दक्कन में था, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और जंग का सबसे ज़्यादा खतरनाक तजुर्बा था। सबसे छोटा बेटा था मुराद बख्श, जो गुजरात का सूबेदार था। दिल्ली के दरबारियों को लगता था कि असली टक्कर गद्दी को लेकर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होगी। शाह शुजा को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। लोगों को लगता था कि वो दिल्ली से हज़ारों किलोमीटर दूर है, तख्त की रेस में टिक नहीं पाएगा। लेकिन ये मुगल इतिहास की बहुत बड़ी भूल थी। शाह शुजा असल में जिस बंगाल पर राज कर रहा था वो दुनिया भर के ट्रेड और दौलत का सेंटर था। चावल, मलमल और बारूद बनाने वाले शोरा का सीधा टैक्स शुजा के खजाने में जाता था। 20 सालों में उसने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी बंगाल में। उसके पास बेहिसाब फौज थी। इसके साथ ही दरियाई बेड़ा यानी नवारा और बेपनाह दौलत थी। उसे बंगाल में बादशाहों जैसी इज्जत मिलती थी। इसी दौलत ने शाह शुजा के अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर दी। उसको लगा कि दौलत से दुनिया की कोई भी जंग जीती जा सकती है। उसे लगा कि जब भी तख्त के लिए भाइयों में लड़ाई होगी तो बंगाल के खजाने की ताकत से वो दिल्ली को भी अपने काबू में कर लेगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि दौलत और सत्ता ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। दौलत आपको ताकतवर तो दिखा सकती है, नो डाउट, लेकिन दौलत से भी ज़्यादा ताकत इंसानों की वफादारी में होती है। उसे लगा कि बंगाल के खजाने से वो दिल्ली को खरीद लेगा। लेकिन दौलत और सत्ता अलग है। तख्त की जंग में दौलत सिर्फ तब तक काम आती है जब तक उसे उठाने वाले सिपाही वफादार रहें। शुजा मलमल और सोने में खेल रहा था, जबकि औरंगजेब सियासत के खूनी खेल की तैयारी कर रहा था। कुल मिलाकर पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो रहा था और एक चिंगारी भर की ज़रूरत थी। ये चिंगारी भड़कती है साल 1657 के सितंबर महीने में। 6 सितंबर 1657 को दिल्ली से खबर उड़ी कि शाहजहां बहुत बीमार हैं। अफवाहें फैलने लगी कि शाहजहां की मौत हो चुकी है और दारा शिकोह ने सत्ता हथिया ली है।
उस जमाने में बंगाल तक सही खबर पहुंचने में हफ्तों लगते थे और जासूसों का जाल हर ओर बिछा हुआ था। शाह शुजा के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। अगर वो इंतजार करता तो शायद दारा शिकोह दिल्ली के खजाने और शाही फौज पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता। अगर वो फौरन बगावत करता तो जिंदाबाद के खिलाफ गद्दार कहलाता। लेकिन मुगल सियासत में रुकने का मतलब मौत होता था। शाह शुजा ने इंतजार ही नहीं किया। उसने बंगाल के राजमहल में अपना दरबार सजाया और खुद को मुगल सल्तनत का नया बादशाह घोषित कर दिया। उसने अपने नाम के सिक्के ढलवा दिए और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। अब जहां तक वो आ गया था उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अपनी फौज और खजाने के साथ शाह शुजा दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू करता है। गंगा के रास्ते उसकी जंगी कश्तियां हथियारों और राशन से लदी हुई आगे बढ़ने लगी। हजारों सिपाही, ऊंट, हाथी और बारूद से भरे संदूक, ये पूरा एक शहर था अपने आप में। कई बार ये चलते चलते मीलों लंबा हो जाता था। उधर दारा शिकोह को जब पता चला तो वो भी चुप नहीं बैठा। दारा ने अपने बेटे सुलेमान शिकोह और अपने तजुर्बेदार राजपूत सेनापति राजा जयसिंह को शुजा को रोकने के लिए भेज दिया। फरवरी 1658 में बनारस के पास बहादुरपुर के मैदान में शुजा की पहली बड़ी और भयंकर हार हुई। दारा शिकोह की सेना ने उसे कुचल दिया और शुजा को भारी खजाना छोड़कर वापस बंगाल भागना पड़ा। कुछ महीनों के लिए ऐसा लगा कि शुजा तख्त की रेस से बाहर हो गया है। शाह शुजा ने दारा शिकोह के साथ एक शांति समझौता भी कर लिया, जिसमें उसे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए रखने का हक भी मिल गया। लेकिन जब शाह शुजा सत्ता पाने के लिए प्लान कर रहा था तब हिंदुस्तान के दूसरे कोने में खेल पूरी तरह से पलट चुका था। दक्कन से दिल्ली की ओर आने वाले औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद के साथ मिलकर दारा शिकोह को हरा दिया। शाह शुजा कोई दूसरी चाल चलता उससे पहले ही औरंगजेब ने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया। उसने शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद करके अपने ही भाई मुराद को धोखे से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके साथ ही उसने जो दूसरा काम किया वो था दारा शिकोह को गिरफ्तार करके उसे दिल्ली में घुमाना और उसका सर कलम करके शाहजहां के सामने पेश करना। इस तरह पूरी पिक्चर में सिर्फ दो बड़े दावेदार बचे थे। एक तरफ था चालाक और क्रूर औरंगजेब, दूसरी तरफ बंगाल में दोबारा अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा शाह शुजा। इन दोनों के बीच एक ही अंजाम होना था और वो अंजाम था जंग। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में तय होना था कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस जंग में शुजा की फौज ने शुरुआत में बहुत भयानक हमला किया। औरंगजेब की सेना के पैर उखड़ने लगे। एक पल के लिए लगा कि शाह शुजा शायद ये जंग जीत जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में जसवंत सिंह के धोखे और मीर जुमला के घातक तोपखाने ने बाजी को पलट दिया। मुगल सेना ने शुजा को चारों तरफ से घेर लिया और एक जीती हुई बाजी शुजा के हाथ से हमेशा के लिए फिसल गई। दूसरी तरफ औरंगजेब ने दारा शिकोह और मुराद को रास्ते से हटाकर दिल्ली और आगरा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जंग के बाद शाह शुजा जिंदा तो बचा, लेकिन उसकी रूह टूट चुकी थी। वो वापस बंगाल की तरफ भागा, लेकिन औरंगजेब उसे दूसरा मौका देने के मूड में नहीं था। औरंगजेब ने अपने सबसे खतरनाक और सबसे शातिर सेनापति मीर जुमला को शुजा के पीछे लगा दिया। मीर जुमला कोई आम सैनिक नहीं था, वो साइकोलॉजिकल जंग का मास्टर था। साम दाम दंड भेद लगाकर जंग को जीतने में उसे महारत हासिल थी। मीर जुमला ने शुजा से सीधे लड़ने की बजाय उसके करीबियों को खरीदना शुरू कर दिया। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि मीर जुमला ने बंगाल में लोकल सरदारों और जमींदारों को अपने पक्ष में करके शाह शुजा को पॉलिटिकली अलग थलग कर दिया। हालत ये हुई कि शाह शुजा के जमींदार ही शुजा के खिलाफ बगावत करने लगे। लेकिन मीर जुमला का सबसे घातक वार कुछ और ही था। शुजा की असली ताकत उसकी थल सेना नहीं, बल्कि बंगाल का विशाल दरियाई बेड़ा यानी नवारा था, जिसे विदेशी और पुर्तगाली भाड़े के सैनिक चलाते थे। मीर जुमला ने अच्छी खासी रिश्वत देकर इन पुर्तगालियों को खरीद लिया। अपनी ही नेवी का धोखा खाने के बाद शाह शुजा पॉलिटिकली और मिलिट्री रूप से अलग थलग पड़ गया। इसके बाद एक शहर छोड़कर दूसरे शहर शाह शुजा भागता रहा। उसके पैरों के नीचे से बंगाल की जमीन खिसक रही थी। हार दर हार के बाद शुजा ढाका पहुंचा। अब उसके सामने एक बहुत ही कड़वा सच था। दिल्ली के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। ढाका पहुंचने तक शाह शुजा पूरी तरह से टूट भी चुका था। फौज बिखर चुकी थी। बड़े बड़े अमीर और सिपहसालार औरंगजेब से जाकर मिल चुके थे। अब सवाल ये नहीं था कि दिल्ली का तख्त किसका होगा,
अब सवाल उसकी बीवियों, बेटियों और छोटे बच्चों के साथ साथ उन चंद मुहाफिजों की जान का था जिन्होंने आखिरी दम तक शाह शुजा का साथ नहीं छोड़ा था। इन सब के बीच एक और बहुत बड़ी चीज़ थी जो उसके पास मौजूद थी, मुग़ल सल्तनत का बेहिसाब खजाना। 20 साल की सूबेदारी में शाह शुजा ने सोने, चांदी और बेशकीमती हीरों के कई संदूक जमा किए थे। यह खजाना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे लगता था कि इस दौलत के दम पर वो किसी विदेशी दरबार में जाकर पनाह ले सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या वो सही सोच रहा था या फिर यही खजाना उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। शुजा का प्लान था कि वो मक्का चला जाएगा, वहाँ से ईरान के सफ़वी साम्राज्य या तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से मदद मांगेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे समुद्री जहाज़ चाहिए थे। मुग़लों के पास अपनी कोई बड़ी नेवी नहीं होती थी क्योंकि मुग़ल हमेशा से ज़मीन की जंगों के माहिर थे। समंदर उनकी ताकत कभी नहीं रहा था। यही वजह है कि शुजा ने अराकान के राजा सांदा थुदम्मा से मदद मांगी। अराकान बंगाल के दक्षिण पूर्व में एक बहुत ही ताकतवर समुद्री रियासत थी। इसे आज हम म्यांमार का रखाइन राज्य कहते हैं। दुनिया को अक्सर लगता है कि अराकान कोई जंगली कबीला था, लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि अराकान उस वक्त की एक खूंखार नेवल पावर था। उनकी राजधानी मराउक यू को लोग पूरब का वेनिस कहते थे। वहाँ पुर्तगाली लुटेरे काम करते थे जो पैसे लेकर किसी की भी तरफ से लड़ने को तैयार थे। अराकान के राजा सांदा थुदम्मा ने शाह शुजा को अपनी पनाह में लेने का वादा किया। उसने कहा कि वो मौसम ठीक होने पर शुजा को मक्का जाने के लिए जहाज़ देगा। साल 1660 के मई के पहले हफ्ते में शाह शुजा ने ढाका को छोड़ दिया। अपनी फैमिली और खजाने के बड़े बड़े संदूकों को अराकान की खास नावों पर उलाद कर अराकान पहुंच गया। जैसे ही शुजा ने मुग़ल सरजमी छोड़ी और विदेशी नाव पर कदम रखा, उसका मुग़ल राजकुमार होने का रुतबा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अब वो किसी मुल्क का वारिस नहीं था, बल्कि एक लाचार रिफ्यूजी था। एक ऐसा रिफ्यूजी जिसके पास इतना खजाना था कि किसी भी राजा की नीयत उस खजाने को देखकर डोल जाए। अगस्त 1660 में शुजा अराकान की राजधानी मराउक यू पहुंचा। शुरू में तो राजा ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। शुजा को भी लगा कि यहाँ वो महफूज है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये पनाहगाह एक सोने के पिंजरे में बदलने लगी। जब भी शुजा जहाज़ के बारे में पूछता, अराकान का राजा कोई नया बहाना बना देता। हफ्ते महीनों में बदल गए। शुजा को समझ आने लगा कि वो एक बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है। अराकान का राजा जान चुका था कि शुजा के पीछे औरंगजेब पड़ा हुआ है। मुग़ल सेना हालांकि अराकान पर हमला करने की नहीं सोचेगी, क्योंकि अराकान की नेवी उनसे बहुत ताकतवर थी। यानी अब शुजा की मदद करने वाला दूर दूर तक कहीं कोई मौजूद नहीं था। शाह शुजा के खजाने को देखकर वही हुआ जो हमने पहले डिस्कस किया था। अराकान के राजा की नीयत शाह शुजा के खजाने को देखकर बदल गई। और सिर्फ खजाने पर ही नहीं, राजा थुदम्मा ने एक ऐसी मांग की जिसने शुजा के मुग़ल गुरूर को चकनाचूर कर दिया। एक किताब है रियाज उस सलातीन, उससे पता चलता है कि अराकान के राजा ने शाह शुजा की बेटी का हाथ मांग लिया। ये बात मुग़लों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। शाह शुजा ने इस मांग का सीधा जवाब देने से परहेज किया। जो शख्स कल तक खुद को हिंदुस्तान का बादशाह समझता था, वो अपनी बेटी को इस तरह आसानी से सौंप नहीं सकता था। ये एक हताशा थी जिसमें शाह शुजा ने एक बहुत ही खौफनाक और जानलेवा फैसला किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स और इतिहासकारों के मुताबिक शाह शुजा ने लोकल अराकानी मुसलमानों के साथ मिलकर एक बगावत की योजना बनाई। उसका प्लान अराकान के राजा को मारकर तख्त पर कब्जा करने और वहां से भाग निकलने का था। लेकिन उसकी यह साजिश अराकान के राजा तक लीक हो गई। यानी अब शाह शुजा के लिए और बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। अराकान के राजा को शुजा और उसके पूरे परिवार का नामो निशान मिटाने का एक पक्का और कानूनी बहाना भी मिल गया। इसी कड़ी में 7 फरवरी 1661 की वो खौफनाक रात आई जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। अराकानी सिपाहियों ने मुग़लों के ठिकाने पर चारों तरफ से हमला कर दिया। मराउक यू की तंग गलियों में खून की नदियां बहने लगी। शुजा के वफादार मुग़ल सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लोग गिनती में कम थे। इसी बीच इमारतों में भयानक आग लग गई। कुछ अकाउंट्स मानते हैं कि अराकानी सिपाहियों ने आग लगाई, कुछ का मानना है कि शुजा के लोगों ने खुद आग लगाई ताकि वो धुएं में छिपकर भाग सकें। जो भी हुआ, उस आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसी अफरा तफरी में शाह शुजा अपने कुछ बचे हुए वफादारों के साथ मराउक यू शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। शाह शुजा ने उन जंगलों में कदम रखा और उसके बाद वो मुग़ल शहज़ादा इतिहास के पन्नों में ऐसा गुम हुआ कि आज तक उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। शाह शुजा के इस तरह गायब होने से एक बहुत बड़ा सस्पेंस पैदा हो गया। एक मुग़ल शहज़ादा ऐसे कैसे हवा में गायब हो सकता है?
इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि उस रात और उसके बाद अराकान के जंगलों में असल में हुआ क्या। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें उस दौर के 2 विदेशी यात्रियों की डायरियां देखनी पड़ती हैं। पहले हैं मशहूर यात्री फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर, जो उस दौर में मुगल दरबार से जुड़े हुए थे और उनकी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर आज भी उस दौर का एक अहम डॉक्यूमेंट मानी जाती है। बर्नियर के मुताबिक शाह शुजा उस रात जंगल में बहुत दूर नहीं जा सका। अराकान के सिपाहियों ने उसे वहीं पर बेरहमी से मार डाला। लेकिन मुगल इतिहास की यह खौफनाक ट्रेजेडी सिर्फ उस एक रात में खत्म नहीं हुई। असली दरिंदगी शुजा के परिवार के साथ हुई। अराकान के राजा ने इन लोगों को तुरंत नहीं मारा, बल्कि शुजा के बेटों और बेटियों को बंदी बना लिया। जबरन शुजा की एक बेटी से शादी भी कर ली। इसके लगभग 2 साल बाद साल 1663 के आसपास जब अराकान के राजा को लगा कि शुजा के बेटे भी उसके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उसने उन पर बगावत का झूठा आरोप लगाया, उनके सिर कलम करवा दिए। बर्नियर अपनी किताब में दावा करते हैं कि बाकी मुगल शहजादियों और औरतों को कमरों में बंद करके भूखा रखकर तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। इस तरह शाह शुजा के परिवार पर लंबे टाइम तक जुल्म चलता रहा, जिसने उसकी पूरी फैमिली को ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। अब दूसरे राइटर हैं निकोलाओ मनुची। मनुची वेनिस से आए एक तोपची थे जो मुगल दरबार में काम करते थे। उन्होंने स्टोरिया दो मोगोर नाम की किताब लिखी। मनुची की किताब बर्नियर की बातों को और ज़्यादा डार्क बनाती है। मनुची लिखते हैं कि जब अराकानी सिपाहियों ने शुजा को जंगल में घेरा तो शुजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने खजाने के हीरे और जवाहरात जंगल में फेंकने शुरू कर दिए। उसे लगा कि सिपाही इससे खजाना लूटने में बिजी हो जाएंगे और वो भाग निकलेगा। लेकिन सिपाहियों ने जवाहरात भी लूटे और शुजा को भी मार डाला। 2 अलग अलग विदेशी यात्रियों की डायरियां इतनी मिलती जुलती बातें बताती हैं, इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर लगभग एक मत हैं कि शुजा उसी रात या उसके कुछ दिनों बाद मारा गया, भले ही उसकी लाश या कब्र का कोई सुराग आज तक ना मिला हो। मॉडर्न हिस्टोरियन जादूनाथ सरकार मानते हैं कि शाह शुजा की हार किसी एक दिन की गलती नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल बेवकूफ़ी का नतीजा था। शुजा बंगाल की दौलत के नशे में अंधा हो गया था। उसे लगता था कि पैसा हर चीज़ खरीद सकता है, लेकिन वो औरंगज़ेब की उस क्रूर राजनीति की समझ का मुकाबला नहीं कर पाया। औरंगज़ेब ने शुजा को सिर्फ हराया नहीं, बल्कि उसे मुगल ज्योग्राफी से ही बाहर कर दिया। एक बार जब शुजा ने मुगल बॉर्डर पार कर लिया तो उसकी सत्ता ज़ीरो हो गई। एक इंटरनेशनल बॉर्डर पार करते ही एक मुगल सम्राट एक आम, बहुत बेबस और लाचार इंसान की तरह रह गया। यह आज के दौर के जियोपॉलिटिकल रिफ्यूजी क्राइसिस से भी थोड़ा मेल खाता है। जब स्टेट की पावर ख़त्म होती है तो दौलत आपको बचाती नहीं है, बल्कि दौलत आपको अपना शिकार भी बना सकती है। हालांकि दोस्तों, हिस्ट्री में हमेशा कुछ अफवाहें और मिथक जिंदा रहते हैं। अराकान से भागने के बाद शुजा की मौत की कोई लाश सामने नहीं आई। यही वजह है कि उसकी कब्र भी हमें देखने को नहीं मिलती, और यही वजह है कि कई कहानियां पैदा हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि शुजा अराकान से बचकर त्रिपुरा की पहाड़ियों में चला गया। कुछ दूसरी कहानियों में कहा गया कि वो मणिपुर पहुंचा और वहां से उसने अपनी पहचान छिपाकर एक आम इंसान की तरह नई जिंदगी शुरू की। कुछ अकाउंट्स में तो यहाँ तक कहा गया कि वो मक्का पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इन बातों को ठोस सबूत न होने की वजह से खारिज करते हैं। शाह शुजा कोई आम इंसान नहीं था। अगर वो जिंदा होता तो किसी न किसी दरबार में जरूर जाता, वो कोई खत लिखता, कोई विदेशी राजा उसे औरंगजेब के खिलाफ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की ज़रूर सोचता, या कोई विदेशी राजा उसके अपने दरबार में आने की बात को नोट ज़रूर करता। लेकिन 1661 के बाद शुजा का कोई भी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड दुनिया में मौजूद नहीं है। ये पूरी खामोशी उस खौफनाक मौत की तरफ ही इशारा करती है, यानी कि अराकान के उन जंगलों में लगभग तय है कि उसकी मौत हो गई थी, उसे मार दिया गया था। अब बात उस खजाने की जिसके लिए ये सारा खून बहाया गया। बेहिसाब मुगल सोना और वो बेशकीमती हीरे कहाँ गए? कुछ खजाना तो अराकानी सिपाहियों ने उसी रात लूट लिया था, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा अराकान के राजा सांदा थुदम्मा के शाही खजाने में चला गया। उस दौर के डच ट्रेडर्स के लेटर्स आज भी अराकान के दरबार में इस पूरे वाक़ये की चर्चा को दर्ज करते हैं। हालांकि खजाने का ठीक हिसाब कभी सामने नहीं आया। जिस खजाने ने शाह शुजा को बादशाह बनने का ख्वाब दिखाया था, जिस खजाने को वो अपनी और अपने परिवार की हिफाजत का जरिया समझ रहा था, उसी खजाने ने उसकी पूरी नस्ल को दुनिया से मिटा दिया। आज भी म्यांमार के रखाइन राज्य में कई मुकामी लोग ये मानते हैं कि मुगलों का वो खजाना आज भी उन्हीं जंगलों और दलदलों में कहीं दफन है। शायद कुछ भारी संदूक जो शुजा उस रात अपने साथ नहीं ले जा सका, वो आज भी किसी अनजान गुफा में पड़े हो।
ये बात एक लोक मान्यता है, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत आज तक सामने नहीं आया। शाहजहां के 4 बेटे थे। दारा शिकोह की कब्र हुमायूं के मकबरे में है, मुराद की कब्र ग्वालियर में है, औरंगज़ेब खुलदाबाद में दफन है, लेकिन शाह शुजा उसके हिस्से में न दिल्ली का तख्त आया, न कोई कब्र नसीब हुई, न कोई वारिस बचा जो उसके नाम की फातिहा पढ़ सके। उसके हिस्से में आई तो सिर्फ अराकान के जंगलों की वो डरावनी खामोशी और एक ऐसा खजाना जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी शाह शुजा की और उसके खोए हुए खजाने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।